जापान में मुद्रण कैसे आया, यूरोप में मुद्रण कैसे आया, ये गुटेनबर्ग कौन है, उसका प्रेस क्या है, ये मुद्रण क्रांति क्या हो गई, इसके बारे में भी जानेंगे। मुद्रण का मतलब होता है छपाई कार्य, फोटोकॉपी। आप लोग आए दिन अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने एडमिट कार्ड्स को आदि सब जाके मार्केट में, बाजारों में फोटोकॉपी कराते। उसी मुद्रण का नाम है छपाई। पहले क्या होता था, बोला जाता था, उसको लिखा जाता था। इस तरीके से मुद्रण की नए नए रूप हमें देखने को आगे मिलते जाएंगे। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ आई मेरे दोस्तों? चीन, जापान और कोरिया में, यानी कि एशिया में। याद रखिएगा, कौन सा एशिया है? पूर्वी एशिया। किताबें कहती हैं मुझे पढ़ो, किताबें कहती हैं मुझे पढ़ो, पढ़ने से तुम्हारे अंदर उन चीजों को बदलने का जज्बा पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा। तो आइए, मैं सौरभ सर, मैं आप लोगों को खंबा घनी राम राम सा सामाजिक अध्ययन के उस विषय के साथ उपस्थित हुआ आज, जिसको कहते हैं इतिहास। अध्याय का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। लिखा है आपके पास सामने। शुरुआत करेंगे। आते आते ही मैंने आपको कहा, किताबें कहती हैं मुझे पढ़ो, तुम्हारे अंदर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा होगी, जज्बा पैदा होगा। अब बात यह है कि ये किताब आए कहां से, ये किताब हमारे बीच आए कहां से? आपको पता होगा, इन किताबों से ही कई क्रांतियां रची गई हैं, सफल भी रही हैं। कई राजवाड़े, निरंकुश राजवाड़े उजाड़े गए हैं। अत्याचारियों को घुटने के बल टेका गया है, केवल और केवल किताबों के बल पर। इसके बल पर, ये देख रहे हो ना हाथ में, इसके बल पर। इन किताबों की शक्ति आप इसी से समझ लो। एक छोटी सी कहानी, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय से ही विश्व प्रसिद्ध रहा है और पूरे विश्व के लोग वहां से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। उसको जलाने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। 1193 में आए थे भारत भाई साहब, और उनको इतनी चिढ़ मची नालंदा विश्वविद्यालय के समृद्धि को देख के, जला दो, ना रहेगा, ना इससे लोग सीखेंगे, ना अपनी इतिहास को पहचान पाएंगे, ना अपने आप को जान पाएंगे, यहां तक कि अपनी पहचान खो देंगे। जला दिया। क्या बचा? राख। परिणाम था आज भी हम अपने भविष्य को उस भूतकाल से नहीं जोड़ पाए। कोशिश जारी है, केवल और केवल किताब के लिए। तो ये किताबों का इतिहास शुरू कहां से हुआ है, आइएगा देखते हैं इस विषय के साथ। शुरुआत करते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक समाज। आइए, विषय का इतिहास, अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण का मतलब होता है छपाई कार्य, फोटोकॉपी। आप लोग आए दिन अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने एडमिट कार्ड्स को, अपने आईडी कार्ड को, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि सब जाके मार्केट में, बाजारों में फोटोकॉपी कराते हो। उसी फोटोकॉपी का नाम है मुद्रण, उसी मुद्रण का नाम है छपाई। जैसे कि किताब, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों के जो नकलें होती हैं, कैलेंडर, डायरी, जो भी आप बाजार में लिखी हुई चीजें देख लेते हो,
ये सब कहां से आई है? मुद्रण से आई है। इंग्लिश में प्रिंटिंग बोलते हैं, फोटोकॉपी बोलते हैं। जरा सोचो कि ये मुद्रण ने हमारे जीवन पर कितना प्रभावी रूप से अपना प्रभाव जमाया है, कितना प्रभावी रूप से अपना प्रभाव जमाया। कैसे भाई? तो देखो ना, लिखा है हम अपने और दुनिया के अतीत के बारे में अगर जान पाते हैं तो किताबों से, वर्तमान की जानकारी रख पाते हैं तो किताबों से, नए आविष्कार नए विचार को जान पाते हैं तो किताबों से, कहानियां कविताएं नए विचार को पढ़ पाते हैं तो किताबों से, कहानियां कविताएं गौरव गाथाएं नाटक आत्मकथा और उससे अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर पाते हैं तो वह किताबों से। और यह किताब फोटोकॉपी से होकर आया है, प्रिंटिंग से, प्रिंटिंग मशीन में डल के आया है। यह है मुद्रण की पहचान, यह है मुद्रण की पहुंच, यह है मुद्रण का महत्व, जिसके बल पर आज हम गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने इतिहास को जान पाए हैं उस मुद्रण की वजह से, हम अपने गौरव गाथा को जान पाए हैं तो इस मुद्रण की वजह से। लेकिन एक बात बता दूं, ये मुद्रण जितनी आसानी से आप लोग मार्केट में जाते हो, अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड आई कार्ड का फोटोकॉपी करा लेते हो, ये एक दिन का परिणाम नहीं है कि गए 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करा करके और जिसने मांगा उसको दे दिया। एक दिन का वो मशीन का विकास नहीं है जिससे आपने फोटोकॉपी कराया है, वो एक दिन का विकास नहीं है। किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है, कईयों ने अपने दिमाग लगाए, कईयों ने अपनी मेहनत की, कईयों ने कई रातों तक सोया नहीं। उस त्याग की पहचान है क्या? मुद्रण, किताब, जिसके सहायता से हम और आप हैं आमने और सामने। ज्ञान की बागडोर संभाले हम और आप, किसके कारण? किताबों के कारण। और ये सब हो पाया है तो मुद्रण, प्रिंटिंग मशीन के कारण। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी है नहीं कि इस मुद्रण तकनीक को जान पाएं कि इसका इतिहास क्या है, जो कईयों के राज को इतिहास बना चुका है। तो इसके भी इतिहास को हम पढ़ेंगे आज। मुद्रण संस्कृति विषय का नाम। करें शुरुआत? ले लीजिए कॉपी और पेन, हमेशा अपने साथ रखिए और पढ़िए। आइए देखते हैं आज हम जिन बिंदुओं पर नजर डालने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पढ़ेंगे नहीं पढ़ना, हमें समझेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ ज्ञान बटोरेंगे, ज्ञान बटोर के अपने अंदर उस ज्वाला को पैदा करेंगे जिससे चीजों को बदलने की बेचैनी उठेगी। किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? शुरुआत में किताबें जो छपी थी, कैसे छपी थी? जापान में मुद्रण कैसे आया? यूरोप में मुद्रण कैसे आया? यह गुटेनबर्ग कौन है? उसका प्रेस क्या है? यह मुद्रण क्रांति क्या हो गई? इसके बारे में भी जानेंगे। यह पढ़ने का जुनून कैसे आया हमारे अंदर, क्यों आया? 19वीं सदी में मुद्रण और उसका प्रभाव भी पढ़ेंगे। भारत का मुद्रण संसार पढ़ेंगे। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस पढ़ेंगे। प्रकाशन के नए रूप पढ़ेंगे। प्रिंट और प्रतिबंध आदि आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। सब कुछ तो है जिससे किताब का काम हम परिणाम के रूप में यहां देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके, एक एक टॉपिक को। एग्जाम होगा हमारा, परीक्षा
जिसमें इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ध्यान से कॉपी पेन रखिए, साथ में सुनिए, लिखिए और दिमाग में और दिल में बिठा लीजिए, ताकि पेपर में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। ठीक है, आइए। भारत में मुद्रण आने से पहले ना, भारत में मुद्रण आने से पहले, मुद्रण मतलब क्या? यही फोटोकॉपी की मशीन, फोटोकॉपी की मशीन भाई, या छपाई कार्य, या छपाई कार्य आने से पहले देखिए कैसे छपाई भारत में हुआ करती थी। ये फोटो में भी दिखेगा आपको, फोटो में भी दिखेगा आपको। पहले लोग कैसे छपाई कार्य करते थे। पहले बोला जाता था, मुंह से बोला जाता था, सुनने वाला लिखता था। मुंह से पहले क्या किया जाता था? बोला जाता था। पहले कैसे प्रिंटिंग होती थी, फोटोकॉपी कैसे होता था? तो सामने वाला बोलता था, जो सुनता था वो लिखता था, यानी बोली हुई बातों को लिखता था। हो गया ना प्रिंट। मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, प्रिंट हो ही गया। यही तो मुद्रण है। कोई भी पूछेगा मुद्रण क्या है, आप बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं, लिखी हुई चीज मुद्रण कहलाएगी। मैंने जो बोला उसी का नकल ही तो मुद्रण है। तो मुद्रण क्या है? एक लाइन में नकल है। मुद्रण क्या है? एक लाइन में नकल है। चीटिंग, पेपर में चीटिंग करते हो, वही है मुद्रण। एक लाइन में कोई भी आपसे पूछेगा मुद्रण क्या है, तो मुद्रण चीटिंग है, नकल है। किसका? जिसका भी तुम चाहो। मैं बोल रहा हूं उसका। पेपर में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार रहे हो, वो भी क्या है? मुद्रण है। ठीक है। तो पहले क्या होता था? बोला जाता था, उसको लिखा जाता था। इस तरीके से मुद्रण की नए नए रूप हमें देखने को आगे मिलते जाएंगे। इसीलिए जो लिखता था ना, तो सुंदर लेखन आना चाहिए और आपको चित्रकारी आनी चाहिए। तो भाई उस समय जो बोलता था ना, उसी के संबंधित चीजों की चित्र भी बनाई जाती थी, ताकि किताब सुंदर दिखे। जिसने लिखा है वो हैंडराइटिंग यानी कि राइटिंग यानी कि लेखन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें चित्रकारी भी आनी चाहिए। तब जाकर के एक कंप्लीट, एक पूरा किताब बनता था, इतिहास बनाई जाती थी। हर राजा अपने पास एक लेखक को रखता था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। इसीलिए जो लिखने वाला था उसकी मांग समाज में बहुत ज्यादा थी। इसकी मांग क्या थी? बहुत ज्यादा थी। उनका महत्व सबसे ज्यादा था। किसका? लिखने वालों का। अब बात यह है कि इस सुंदर लिखने वाले लोगों को कहते क्या हैं? सुंदर लिखने वाले लोगों को हम कहते क्या हैं? तो कहते क्या है भाई? तो याद रखिएगा, उसे हम सुलेखन कहते हैं या खुशनवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेखन या खुशनवीसी। पेपर में प्रश्न आएगा कि खुशनवीसी क्या है, खुशनवीसी क्या है। याद रखिएगा, खुशनवीसी क्या है या सुलेखन क्या है। तो सुंदर लिखने की कला सुलेखन कहलाती है या खुशनवीसी कहलाती है। याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है, 1 अंक का प्रश्न है कि सुलेखन या खुशनवीसी क्या है। तो याद रखिएगा, सुंदर लिखने की कला खुशनवीसी है और सुलेखन है। हां, यह जरूर हुआ कि मुद्रण की तकनीक जब आई ना, मुद्रण की तकनीक आने से क्या हुआ? इनका पतन हो गया। इनका मतलब कौन? सुलेखन का, सुलेखन का या खुशनवीसी का, खुशनवीसी का पतन हो गया। तो अब सिंपल सी बात है भाई, क्या अगर मशीन आएगा तो जो काम आदमी हाथों से करता था बहुत समय लगाता था, अब वो काम मशीन करने लगा और एक बार में बहुत सारी प्रिंट होने लगे, बहुत सारी फोटोकॉपी होने लगी, एक बार कई पेज होने लगे। तो वो काम आसान है कि हाथों से बैठ कर लिखने में आसान है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। तो इस प्रश्न, इस यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, देखना क्वेश्चन क्या आएगा, प्रश्न क्या आएगा पहले कि मुद्रण से आने से पहले। मैं साथ साथ प्रश्न लिखवाता चल रहा हूं, ध्यान रखना, जो पेपर में आ सकता है। मुद्रण की तकनीक से पहले छपाई यानी कि मुद्रण का कार्य कैसे किया जाता था।
कैसे किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां मिलेगा, ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न पूछेगा 1 नंबर में कि खुशनवीसी क्या है, क्या है खुशनवीसी क्या है या सुलेखन क्या है। तो ये वाला याद रखिएगा, सुंदर लिखने की कला खुशनवीसी कहलाती है या सुलेखन कहलाती है। कोई दिक्कत, आइएगा आगे बढ़ते हैं। शुरुआती छपी किताबें, सबसे पहले किताबें कैसी छपी थी, कहां छपी थी और क्या तकनीक का प्रयोग किया गया था, आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, मुद्रण की सब, अच्छा मैंने आपको एक पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया, पिक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे देखना, यहां पे सुलेखन है, ये क्या है, ये सुलेखन है, ये कौन है, वक्ता है। वक्ता मतलब क्या, बोलने वाला, ठीक है। और बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं, ये सब सुलेखन है, सब लिख रहे हैं, सब सुलेखन है। तो एक बार में एक ही नहीं, 4-5 लोग, जितने लोगों तक उसकी आवाज पहुंचती थी ना, उतने लोग लिखते थे। इस तरीके से कई सारी, एक ही किताब, एक ही जो बोलने वाला था उसकी बात, बोली हुई बातें 4-5 लोग एक साथ लिखते थे, इसलिए 4-5 किताबें बन जाती थी। पिक्चर में दिख रहा है आपको कैसे सब लोग लगे हुए हैं लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे होता था मुद्रण। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कि मुद्रण तकनीक आने से पहले, मशीन आने से पहले मुद्रण कैसा होता था, समझ में आ गई बात, पिक्चर में क्लियर हो रही है बात। और दूसरा क्या है, खुशनवीसी या सुलेखन क्या है, हो गए ना क्वेश्चन। आगे आते हैं, शुरुआती छपी किताबें। सबसे पहले किताब भी लेकर बैठिए आप लोग, इतिहास की किताब लीजिए, अध्याय खोलिए और जैसे से मैं टॉपिक आगे चल रहा हूं अपने सामने रखिए, उसको पढ़ते रहिए। और ये भी देखिए कि नोट्स बनाते कैसे हैं, कैसे कम बड़ी चीजों को छोटे में लिख करके अपना केवल पेपर के नजर से हम वो चीज आपके सामने रखें ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें कर सके। बाकी किताब पढ़ना पूरा मत भूलना, आप पूरी किताब आपने पढ़नी है, मैं बस उसका जिस्ट बता रहा हूं। लेकिन इतनी मैं चीजें बता दूं आपको, पेपर के नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, मुद्रण की सबसे पहली अगर कोई तकनीक आई, देखना मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहां आई मेरे दोस्तों, चीन, जापान और कोरिया में, यानी कि एशिया में। याद रखिएगा कहां पर आया, एशिया में। वो भी कौन सा एशिया है, ये पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया है, पूर्वी एशिया में। तो मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विश्व में कहीं आया तो है चीन, जापान और कोरिया, ठीक है, चीन, जापान और कोरिया। सबसे पहले इन तीनों में भी चीन में आया। सबसे पहले कब आया भाई, 594 ईस्वी में। ध्यान रखना डेट, प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। आपकी अभ्यास ही, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उसको सबसे उचित बनाती है, सर्वश्रेष्ठ बनाती है। लगातार जिस तरह से बचपन से ABCD और अ आ इ ई क ख ग घ पढ़ते आए हैं और वो अभी तक नहीं भूला, वैसे ही, क्योंकि वो बार बार हमारी जुबान पर रोज आता है, ऐसे ही इसे भी अगर रोज लाओगे तो क्या होगा, याद रहेगा। आई बात समझ में। अरे घर में बहुत सारे बर्तन होंगे, हर बर्तन पे लिख दो क्या, अरे ये बर्तन 593 ईस्वी में चीन में खरीद कर लाया था मैं। अपने आप वो बर्तन जब जब खाने के लिए कुछ भी लोगे तो याद रहेंगी चीजें। अच्छा, 593 चीन, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले आया था, एक बार में याद रहेगा। तो जब जब बर्तन, तो तुम्हारे पास जब बर्तन रोज आएगा और उस पर चीजों को लिख रखे हो, भूलेगा क्या कभी, कभी नहीं, आराम से भाई फाड़ दोगे, चीजें कभी भूलने से ही रही, ठीक है ना। तो सबसे पहले 594 में चीन में आया, इन तीनों देशों में, चीन, जापान, कोरिया में सबसे पहले चीन में आया। और पता है कैसे प्रयोग करते थे, स्याही लगा रहते थे। काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी। काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी का एक तख्ती होता था, लकड़ी का एक तख्ती होता था, उस पर स्याही लगा दिया जाता था और कागज पर धपा, ठीक है। जैसे कि ये लकड़ी है, ठीक है ना, इसके ऊपर पेंट लगा दिया गया, स्याही लगा दी गई, और सपोज कि ये पेपर है तो इसके ऊपर धपाक हो गया प्रिंट। फिर दूसरा आया, धपाक हो गया प्रिंट। फिर तीसरा, धपाक प्रिंट, 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 ऐसे होती थी चीज सबसे पहले।
ठीक है। और तब किताबें कैसी बनती थी? एकॉर्डियन शैली में। कौन सी शैली में? एकॉर्डियन शैली में बनती थी। क्योंकि भाई एक कागज, आपने स्कूलों में ना बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले होंगे आपको। देखो यहां पर दिख रहा होगा, इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको मिला होगा कि एक ही पेपर को क्या किया हमने, उस पर एक साइड पे लिख दिया, दूसरे साइड को छोड़ दिया, फिर तीसरे साइड पे लिखा, चौथे को छोड़ दिया और उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड मतलब क्या? मोड़ दिया। और मोड़ करके जब हमें आपने नया साल आने वाला है, नए साल में क्या करते हैं लोग? ऐसी ही चीज, ऐसे ही कार्ड बना बना करके हम दोस्तों को देते हैं। अच्छा लगता है। तो सोचो प्राचीन समय में प्रयोग किया हुआ चीज आज के डेट में हमारा क्या है? दोस्तों से अपनी बातें साझा करने का एक तरीका है, एकॉर्डियन स्टाइल। ठीक है। तो एकॉर्डियन शैली में पहले किताबें छपती थी। जैसे एक पेपर में अगर आ ही गया प्रश्न कि एकॉर्डियन शैली क्या है, तो बोलना मोड़कर, बांधकर बनाई गई किताबों को एकॉर्डियन शैली वाली किताबें कहते हैं। कोई भी पूछेगा आपसे एकॉर्डियन शैली क्या है, तो बोलना मोड़कर, बांधकर बनाई गई किताबें एकॉर्डियन शैली कहलाती है। देख लो पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे ही साइड बाय साइड हर लकड़ी के तख्ते को क्या किया गया? बांध दिया गया। कागज के टुकड़े को अलग 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 कर दिया गया है और उसको एक साथ बांध दिया गया है। तो इस तकनीक को हम एकॉर्डियन तकनीक कहते हैं। इस तरह से किताबें चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाई गई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किताबों का प्रचलन, मुद्रण का प्रचलन चीन में 594 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, आगे सबसे पहले मुद्रण का तकनीक मैंने बोला चीन में विकसित हुई सबसे पहले। ठीक है ना, मुद्रण की तकनीक चीन में विकसित हुई। परिणामतः हुआ क्या? कागज का भी विकास सबसे पहले चीन में हुआ। अब पेपर में प्रश्न नहीं आता है, ठीक है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन में आई, तो भाई सिंपल सी बात है कागज भी चीन में ही बनेगा। तो पेपर में यह भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले कागज का प्रयोग कहां हुआ, तो चीन में। याद रखना, चीन में। और यही कारण है कि परीक्षाओं का भी आयोजन की शुरुआत यहीं से का मतलब क्या? चीन से ही हुई। कौन सी परीक्षा? सिविल सेवा भर्ती। तब सोचो सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा कहां पर शुरुआत हुआ? चीन में। राजा लोग अपने यहां सैनिकों की भर्ती करने के लिए परीक्षा लेते थे, सिविल सेवा परीक्षा। और तब से आज भी चला आ रहा है। तो सबसे पहले परीक्षा का शुभारंभ चीन में, कागज का शुभारंभ चीन में, मुद्रण का शुभारंभ चीन में। तो ये कागज किताब की संबंधित जितने भी प्रश्न आ गए चीन में। चीन में लगातार पाठक मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला। पाठक मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला या पढ़ने वाली। ठीक है। पाठकों की बढ़ने से मुद्रित जो सामग्री थी उसमें भी विविधता आई। अब बताओ भाई, जब ज्यादा लोग पढ़ने वाले आ जाएंगे तो भाई बात यही होगी कि किताबों की मांग बढ़ जाएगी, और किताबों की मांग बढ़ेगी तो आवश्यकता ही जननी है किसका? आविष्कार का। तो आविष्कार नई चीजों का तो होगा ही होगा। ठीक है। तो देखिएगा, अब किताबें खाली विद्वानों के लिए ही नहीं, अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों द्वारा भी पढ़े जाने लगी। सिंपल सी बात है, एक आदमी पढ़ेगा, दो आदमी पढ़ेगा, तीन आदमी पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते पूरा देश पढ़ेगा। कब तक उसको छुपा के और अपने तक सीमित रखोगे? कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। ठीक है। समय के साथ हाथ की जो छपाई है की जगह किसने ले लिया? मशीन ने ले लिया। आ गई बात, हाथ की छपाई बड़ी जल्दी ही मशीन ने ले लिया। और यहां से शुरू हुआ क्या? मुद्रण की क्रांति। क्रांति शुरू हुई। यानी कि मशीन मतलब क्या होता है? यांत्रिक छपाई ने ले लिया और समाज में क्रांतिकारी बदलाव किए। इसीलिए भाई मैं बता दूं क्रांति किसे कहते हैं। कोई भी पूछेगा क्रांति क्या है, कोई भी पूछेगा क्या क्रांति क्या है, तो क्रांति क्या है इसका जवाब मैं दे दूं आपको। तो देखिएगा, अविश्वसनीय बदलाव। अविश्वसनीय बदलाव। अविश्वसनीय बदलाव क्या कहलाता है? अविश्वसनीय बदलाव ही क्रांति कहलाता है। हमारे पास एक समय में दूध नहीं था, इतनी ज्यादा हमने दूध के उत्पादन को बढ़ा दिया कि श्वेत क्रांति आ गया। अविश्वसनीय बदलाव आया दूध के उत्पादन में। हरित क्रांति, फसल के उत्पादन में अविश्वसनीय बदलाव, हरित क्रांति।
मछली उत्पादन में अविश्वसनीय बदलाव क्या कहलाया? नीली क्रांति। अन्य क्रांतियां भी हुई हैं तो इसी को क्रांति कहते हैं। तो मुद्रण में क्रांति का मतलब क्या हुआ? मुद्रण क्रांति का मतलब क्या हुआ कि मुद्रण में, कागज की छपाई में, छपाई कार्यों का अविश्वसनीय बदलाव किसे कहते हैं? मुद्रण तकनीक इसे ही कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे जापान में क्या हुआ? चीन का हमने पढ़ लिया, अब बारी है जापान की। तो जापान के भी बारे में मुद्रण तकनीक देख लेते हैं क्या हुआ। अब जापान में जो मुद्रण तकनीक गई है वो कौन लेकर गया? वहां पर चीनी लोग ही लेकर गए हैं। देखो ना, यहां पर कौन ले गया है? चीन के ही बौद्ध प्रचारक। कब? 768 में। यहां पर चीन में कब गया? 594 में। जापान में कब हुआ? देखना, 768 से 70 के बीच में मुद्रण तकनीक जापान लाए। कौन लाया? जापान में मुद्रण तकनीक कौन लेकर गया? चीनी बौद्ध प्रचारक। 768 से 770 के बीच में। देख लो, दूसरा बर्तन तैयार हो गया आपका। पहला बर्तन 594, चीन में मुद्रण की तकनीक सबसे पहले। दूसरा आ गया 768 770 जापान में दूसरी बार। याद रखिएगा, जापान की जो सबसे पुरानी छपी पुस्तक थी, पहला जापान का जो पुस्तक छपा था उसका नाम है डायमंड सूत्र। याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? डायमंड सूत्र। 770 में आया है मुद्रण की तकनीक, 868 में, लगभग 100 साल बाद छापा गया। 100 साल लग गए किताब को जापान में मुद्रण की तकनीक आने के बाद भी एक नई किताब छापने में। कब? 868 में पहली किताब छपी जापान में, डायमंड सूत्र। अब पूछोगे सर ये डायमंड सूत्र क्या है? पेपर में अगर आ गया तो डायमंड सूत्र क्या है? तो डायमंड सूत्र बता दूं। डायमंड सूत्र देखना क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ये भी क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ ही है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। जापान चीन के लोग में, जापान और चीन में है क्या? बौद्ध धर्म है। तो जितनी भी किताबें पहले छपी वो क्या है? बौद्ध से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उससे ज्यादा क्या होगा? तो पेपर में अगर आ गया डायमंड सूत्र क्या है, तो पहला जवाब क्या होगा? पहली लाइन कि डायमंड सूत्र जापान में छपी पहली किताब थी। पहला लाइन याद रहेगा। दूसरा, डायमंड सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था। हो गया ना 1 नंबर का। इससे बड़ा क्या क्वेश्चन आना है? डायमंड सूत्र क्या है? 10 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 लाइन में लिखना है, जापान में पहली छपी किताब डायमंड सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। बस। कब छपी थी? तीसरी लाइन याद रखना, 868 ईस्वी में। हो गई बात खत्म। बस। कितना याद करना था आपने? अरे समझोगे, सुनोगे, सब चीजें तो हमारे सामने होंगी, है ना। अब बस अपनी बर्तन वाली कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या? हर बर्तन पर लिख देना, ठीक है ना। जितना भी डेट बता रहा हूं बर्तन पर लिख देना। जो बर्तन में रोज खाते हो ना वही बर्तन में लिख देना। जब जब तुम्हारे सामने खाना आएगा तब तब उसको पलट के देख लेना, आगे पीछे जहां भी लिखा हुआ। अच्छा, ये वाला 768 वाला है। 768 मतलब जापान में मुद्रण तकनीक आई थी। अच्छा, ये 868 है, जापान में पहली किताब डायमंड सूत्र छपी थी। अच्छा, ये 594 है। अच्छा, चीन में सबसे पहले मुद्रण तकनीक आई थी। हर बर्तन पे लिख दो, खाने से पहले एक बार उठा के ऊपर नीचे देख लो, याद रहेगी चीजें, कभी नहीं भूलेंगी। याद रखना। जापान में कवि, कहानीकार, अन्य चीजों की तस्वीरें ताश के पत्तों और नोटों पर बनाई जाने लगी। जापान में लोगों ने क्या किया? अपने महान कवियों का, महान कहानीकारों का फोटो, तस्वीर वहां के ताश के पत्तों पर और दूसरा नोटों पर, करेंसी पर छापा जाने लगा। जापान की राजधानी टोक्यो का पुराना नाम एदो है। एदो, टोक्यो अब कहते हैं, एदो पुराने टाइम में कहते थे। याद रखना, पुराने समय में प्राचीन नाम टोक्यो का एदो है। एदो 1 नंबर का याद रखना प्रश्न। जापान में छपाई, उससे संबंधित देख लेना क्या है। एक है त्रिपिटिका कोरियाना। त्रिपिटिका कोरियाना बौद्ध धर्म से संबंधित आपने ग्रंथों का नाम सुना होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और त्रिपिटक। 3 ग्रंथों का नाम आपने सुना होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और त्रिपिटक। ये तीनों बौद्ध धर्म के बड़े प्रसिद्ध
ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कायदे और कानून है। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसी त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखना। तो ये क्या है? पेपर में प्रश्न आ ही गया, त्रिपिटका कोरियाना क्या है? तो यह बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक संग्रह है। कोई भी पूछेगा त्रिपिटका कोरियाना क्या है, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संग्रह है, जो देखिएगा जिस 80,000 लकड़ी के ब्लॉकों पर छापा गया है। लकड़ी पर छापा गया, लकड़ी पर। त्रिपिटका कोरियाना क्या है? बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संग्रह है। और ये बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं, लकड़ी पर लिखा गया है, और इसको बचा के रखा गया है आज भी जापान में। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो, ये यही है, ये फोटो में दिख रहा है ना, नीचे गलियारा एक कॉरिडोर बना हुआ है। ये जितना भी बॉक्स में दिख रही है चीजें, ये क्या है? ये सब त्रिपिटका है, सब किताबें हैं, लकड़ी है ये। इस पे बौद्ध धर्म संबंधित चीजों को लिखा गया है, और इसको आज भी वहां पर रखा गया है। आई बात समझ में? अब देखना, इससे क्या किया गया? इससे किसे? ये वाली चीज, यानी कि त्रिपिटका कोरियाना को 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित कर दिया गया। याद रखना, 1 नंबर में 2007 में इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। अब यूनेस्को इसका ध्यान रखता है, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आता है, उकियो क्या है? उकियो जापान से ही संबंधित है। उकियो क्या है? एक नई चित्रकारी शैली है जिसका विकास कितागावा उतामारो ने किया था। उकियो क्या है? एक चित्रकारी की शैली है जिसका आविष्कार कितागावा उतामारो ने किया था। और इस प्रकार के चित्र में यथार्थवादी विशेषता होती है। यथार्थवादी विशेषता का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? वर्तमान समय के बात, वर्तमान समय की बातें होती हैं इसमें, ठीक है। वर्तमान समय की बात, यथार्थवादी, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं, उस समय वर्तमान जीवन जैसा था लोगों का, बिल्कुल वैसे ही फोटोज में दिखाए गए हैं। और ये इन चीजों का आविष्कार सबसे पहले कितागावा उतामारो ने किया था, और इस शैली को कहा गया यथार्थवादी चित्रण शैली को उकियो कहा गया है। देखो इसमें किसान लोग कैसे काम कर रहे हैं, घर में लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को ही यथार्थवादी चित्रण कहते हैं, जो वर्तमान की चीजों को दर्शाता है, इसे उकियो कहते हैं। फिर बता रहा हूं उकियो क्या है। तो उकियो एक चित्र बनाने की शैली है जिसको कितागावा उतामारो ने आविष्कार किया था, जो कि यथार्थवादी विचारों को दर्शाता है। याद रखिएगा। और त्रिपिटका कोरियाना क्या है? तो धर्म ग्रंथों का संग्रह है जिसमें 80,000 लकड़ियों पर बौद्ध ग्रंथ से संबंधित कायदे कानूनों को या उनमें प्रचलित कहानियों को छापा गया है। अब 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल कर लिया गया, ठीक है। आने यूरोप में मुद्रण कैसे आया? यूरोप में यानी कि पश्चिमी देशों में कैसे आया? ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आ रहा है। यूरोप में मुद्रण कैसे आया? प्राचीन समय से ही एशिया और यूरोप के बीच व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। याद रखिएगा, सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग क्या है? इंग्लिश में आप लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हो। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा सिल्क का व्यापार होता था, रेशम के व्यापार होते थे, इसलिए इस रास्ते का नाम भी, इस मार्ग का नाम भी सिल्क मार्ग रख दिया गया, सिल्क रूट रख दिया गया। और ये व्यापार किसके किसके बीच में होता था? एशिया और यूरोप के बीच में। तो व्यापार तो दोनों देशों के बीच में चलता ही था। जब व्यापार होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उनके लोग यहां आएंगे, यहां के लोग वहां जाएंगे, तो अपनी चीजों को भी तो लेकर के ही आएंगे। आज जब अपनी चीजों को लेकर के आएंगे तो दोनों जगहों के लोग उन चीजों को सीखेंगे भी तो सही। आज जब सीखेंगे, यही तो हो गया आविष्कार। नई चीजों को देखना, नई चीजों को अपने सामने रखना, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यूरोप में अगर मुद्रण की तकनीक गई तो वो लेकर गया मार्को पोलो। नाम सुना होगा आपने मार्को पोलो का। कहां का था ये? इटली का था। कब गया ये? 1295 में। मार्को पोलो 1295 में इटली रिटर्न गया वापस, यानी था कहां पर? ये तो चीन में था। कहां पर था? चीन से लौटा। कई सालों तक वो चीन में रहा,
और 1295 में जब अपने देश इटली गया तो भाई चीन में इतने सालों तक रहा था और उस समय तक यहां पर मुद्रण की तकनीक सीख चुका था। और जब सीख गया था तो वहां पर भी लोगों को बताया, वहां के लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूरोप में मुद्रण की तकनीक पहुंच गई, मार्को पोलो ने पहुंचा दिया, ठीक है। और ये तो क्या क्या छपाई की तकनीक सीख कर गया था वहां पर, और इटली में मुद्रण की शुरुआत हुई, बाद में यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। और यूरोप में सबसे पहले जो मुद्रण की तकनीक शुरू हुई वेल्लम कहलाया गया। वेल्लम पर होता था, किस पर होता था? वेल्लम। अब पेपर में पूछा जाता वेलम क्या है, पूछा जाएगा क्या वेलम क्या है। तो देखिएगा वेलम क्या, चमड़े से बनी, चमड़ा किसका? जानवर का, जानवर के चमड़े से बनी लेखन की सतह को, यानी एक तरह से कागज समझ लो, लेकिन ये कागज घास फूस से बना होता है, लेकिन वो कागज जानवर के चमड़े से बना होता है, उस पर लिखना वेलम कहलाता है। तो चमड़े की सतह बनाना ही, सतह को क्या कहते हैं? यह कागज हो गया, और चमड़े की कागज को क्या बोलते हैं? वेलम। चमड़े की कागज को वेलम कहते हैं। और यह वेलम का प्रयोग कौन करता था? कुलीन वर्ग। कुलीन मतलब क्या होता है? धनी मनी लोग, धनी मनी लोग या समृद्ध लोग, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी थी, और उस समय के जो कुलीन लोग थे महंगाई देखते थे, सबसे महंगी चीज होगी वो मेरी होगी, तब के लोग ऐसा कहते थे। तो इसलिए वो कागज की चीजों को नहीं पढ़ते थे, वेलम पर लिखी चीजों को पढ़ते थे। इसलिए वेलम बड़ा प्रसिद्ध था यूरोप में। याद रखिएगा पेपर में वेलम क्या है, तो वेलम चमड़े, जानवर के चमड़े से बनी लिखने की सतह है, उसे हम वेलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां पर ये पिक्चर में देख लीजिए, ये जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये सब चमड़े का है। किसका है ये? चमड़े का, ध्यान रखना है, किसका है ये? चमड़े का। चमड़े का है, किसके चमड़े का? जानवर के। कोई दिक्कत? आगे यूरोप में मुद्रण के आने में आगे बढ़ते, एक वर्ड है जिकजी। क्या है? जिकजी। मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिकजी, जिकजी क्या है? ठीक है, तो जिकजी क्या है? कोरिया की प्रसिद्ध मुद्रण तकनीक। जिकजी क्या है? कोरिया की प्रसिद्ध मुद्रण की तकनीक, फोटोकॉपी करने का एक प्रसिद्ध तकनीक कोरिया का, जिसका नाम है जिकजी। इसमें होता क्या था? तो देखिएगा, कह रहा है मूवेबल मेटल टाइप के साथ दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है जिकजी। तो जिकजी देखिएगा, जिकजी क्या है? एक किताब है जो किससे बनी है? मूवेबल टाइप से। टाइप मतलब होता है अक्षर, यहां पे टाइप का मतलब क्या है मेरे बच्चों? अक्षर। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये सारे लेटर्स हैं। क्या है ये? लेटर्स हैं। आपको जो भी चीजें लिखनी है उस लेटर को सजा दिया जाता था, और उस पर स्याही लगा दिया जाता था, और उसके ऊपर से कागज को धपा, प्रिंट हो गया, ऊपर उठा के देखा गया तो प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया ना। तो इस तरीके से इस मूवेबल अक्षरों से, यानी कि जो हटा सके, अपने अपने अनुसार उसको सजा सके, हटा सके, सजा सके, हटा सके, सजा सके, ऐसे बनी किताब को जिकजी कहा गया, जो कोरिया में है। कोई दिक्कत? अब इस जिकजी में है क्या? इस जिकजी क्या है? किताब है। जिकजी क्या है? याद रखिएगा, किताब है, जो कहां की है? कोरिया की है। याद रखिएगा कहां की है? कोरिया। इसमें क्या है? देखिएगा, इसमें देखिएगा जैन बौद्ध धर्म, कोरिया में बौद्ध धर्म का एक सेक्ट है, एक वर्ग है जिसको जैन बौद्ध धर्म कहा जाता है। उसकी विशेषता है जिसमें 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख है। इस जिकजी में क्या मिलता है? 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख मिलता है, जो उनके महान बौद्ध गुरु रहे हैं। गुरु को वहां भिक्षु कहा जाता है कहीं भी, तो याद रखिएगा उनके बारे में उल्लेख मिलता है। और 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी इसको भी क्या कर दिया गया? अंकित कर दिया गया। अब इसका देख रेख यूनेस्को करेगा। कोई दिक्कत? आगे तो फिर मैं बता रहा हूं जिकजी क्या है, एक बार मैं रिपीट करने, मेरी आदत है। जिकजी क्या है? तो जिकजी एक किताब है जो कैसे बनी है? मूवेबल अक्षरों से,
कहाँ की है ये? कोरिया की है। इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो 150 बौद्ध भिक्षुओं के बारे में लिखा हुआ है। कौन से बौद्ध भिक्षु? तो जैन बौद्ध भिक्षु, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे आइएगा, बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज अब आ गए हम गुटेनबर्ग पर, बहुत ही महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि जब जब दुनिया में अत्याचार पैदा हुआ है तो कृष्ण पैदा हुए और धर्म की स्थापना करके गए। बिल्कुल वैसे ही जब किताबों में क्रांति की बात आती है, मुद्रण की क्रांति की बात आती है, तो गुटेनबर्ग कृष्ण से कम नहीं है। उनके लिए कृष्ण है वो, और उन्होंने समाज में बदलाव इस अपने प्रेस से किया। उन्होंने एक प्रेस बनाया जिसका काम क्या था? प्रिंटिंग करना। खूब प्रिंट करो, लोगों जन जन तक किताबों को पहुंचाओ, उनको जानकारी दो, उनको बताओ कि इस धरती पर तुम पैदा हुए हो, पशु के समान नहीं हो, इंसान हो, और तुम्हारे ऊपर जिस निरंकुश का शासन है उसको उखाड़ फेंकना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसी ऐसी जानकारियां प्रेस से दी जाने लगी, लोग जागरूक हो गए, आंदोलन हो गया, और कई सारे राजाओं को हटा दिया गया जो निरंकुश थे, भल्लाल देव टाइप के थे। आगे गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, आइए उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है छापा खाना, जहां पे छपाइयों का कार्य होता है। प्रिंटिंग प्रेस जानते ही होंगे। यहाँ पे मशीन गुटेनबर्ग का ये मशीन है, अभी मैं बताऊंगा कैसे काम होता था इसमें, ठीक है ना। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। छापा खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1448 में कर दिया, लेकिन इसके पीछे कई कारण थे। गुटेनबर्ग ने ही आविष्कार क्यों किया? पेपर में प्रश्न आ गया तो हमारे पास है जवाब, उसी का मैं जवाब बताने जा रहा हूं, देखना। पहली बात, गुटेनबर्ग किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। गुटेनबर्ग मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस कब उन्होंने आविष्कार किया? 1448 में किया। अब पूछेगा कि उसको बनाने के पीछे क्या क्या कारण थे, तो बता दूं, बचपन से ही गुटेनबर्ग ने तेल और जैतून पीसने वाली मशीनों को देखा था। तेल और जैतून पीसने वाली मशीनों को देखा था बचपन से, उनके पापा ये काम करते थे, देखे थे वो। फिर पत्थर पॉलिश करने वाली कला सीखा, पत्थर को पॉलिश कैसे किया था उस मशीन को सीखा। फिर सुनारी बना, सोनार, सोना बनाने वाला, उसे ज्वेलरी बनाने वाला, ठीक है ना। फिर शीशे के विभिन्न आकृति को बनाना सीखा, और इन्हीं ज्ञान की जिज्ञासा ने उनके द्वारा एक नया आविष्कार करा दिया जिसका नाम था छापे खाने की। छापे खाना यानी प्रेस का। तो सोचो, गुटेनबर्ग ने ऐसे ही आविष्कार नहीं किया। गुटेनबर्ग ने क्या किया? बचपन से अपने पापा को जैतून और तेल की मशीन को पीसते हुए देखा था। बात समझ में आ रही है? उसके बाद से शीशे के कई विभिन्न आकृतियां बनाना उसने सीखा था, पत्थर पॉलिश करने वाली मशीन देखी थी, सुनारी बना था। इन सब गतिविधियों ने उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा की, तुम भी कुछ बनाओ। और उसने बनाया तो क्या? प्रेस बना दिया। आओ छापो किताब, पहुंचाओ जन जन तक आवाज, समाज में करो बदलाव, लाओ अपने अंदर बेचैनी चीजों को बदलने की। जस्ट वेट एंड वॉच, रुकिए और देखिए। और इस छापे खाने में, गुटेनबर्ग छापे खाने की जो पहली किताब छपी थी, पहली किताब इस प्रेस की, उसका नाम था भाई क्रिश्चियन ईसाइयों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल। कब? 1455 में। याद रखिएगा, इसके सभी पन्ने एक दूसरे से अलग थे, क्योंकि वहां हर एक पन्ने पर एक अलग चित्रकारी की गई थी। गुटेनबर्ग द्वारा जो 1448 में मशीन बनाया गया, उस मशीन में पहली छपी किताब ईसाई धर्म की महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ बाइबिल था। 1455 में छापा था। हर पेज अलग था। उसको अलग कौन करता था? उस पर छपी चित्रकारी।
ठीक है ना। पहले पेज छप जाता था, उसके ऊपर चित्रकारी करने वाले लोग हाथों से चित्रकारी करते थे। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है? बताना, कोई दिक्कत होगी तो है। प्लैटन क्या है? हाँ, ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये है गुटेनबर्ग मशीन। देखिएगा गुटेनबर्ग मशीन यहां पे देखिए कैसे काम करता है। ये मशीन है पूरा, यहां से लेके ये मशीन है, ठीक है। ये हाथ में इनके रोलर है, जिसके ऊपर ना स्याही लगी है। जिसके ऊपर क्या लगी है मेरे दोस्तों? स्याही लगी है। ये दोनों रोलर है और दोनों के ऊपर क्या है? स्याही लगी हुई है। ये जो आप प्लेट देख रहे हो, ये प्लेट है जिसके ऊपर अक्षर है, यानी इसको प्लाटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लाटेन, याद रखिएगा, प्लाटेन है ये। और ये प्लाटेन में क्या होता था? अक्षर सजाए हुए होते थे जो आपको प्रिंट करना है, जिसका मुद्रण करना है। ये स्याही का जो रोलर है ना, स्याही वाला, इस प्लाटेन पर ऐसे ऐसे चिपकाया जाता था। देखो ये चिपका रहे हैं, ये वृद्ध आदमी चिपका रहे हैं। ये गुटेनबर्ग नहीं है, ध्यान रखना, गुटेनबर्ग नहीं है ये। ऐसे रोलर से चिपका रहे हैं, चप 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 चप। जब पूरा स्याही हर एक अक्षर पर लग गया तो क्या होता था? यहां पर एक मशीन होती है, ये देखो। वो क्या होता था कि इसके अंदर देखो, यहां पर ये देख रहे हो, ये वाली चीज, इस पे कागज होता था। ये पेपर होल्डर है। क्या है ये? पेपर होल्डर। और इस पेपर होल्डर को क्या किया जाता था? ऐसे सुला दिया जाता था। पेपर होल्डर है, यहां पर प्लेटेन है और इसके ऊपर चिपका दिया गया, ठीक है। और ऊपर से मशीन से इसके ऊपर खूब प्रेस किया गया, खूब प्रेस, और तेज और तेज और तेज और तेज। जब पूरा दबाव से उस पर दबाव बनाया जाता, पूरी ताकत से जब दबाव बना दिया जाता था, तो उस अक्षरों पर जो स्याही लगी थी ना, बिल्कुल वैसे ही किताबों पर आ जाती थी। देखो देख रहे हो, ऐसे ऐसे छपती थी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? प्लाटेन क्या होता है? तो वो बोर्ड होता है। प्लाटेन क्या होता है? बोर्ड होता है। देखो ये है प्लाटेन, ये बोर्ड है। क्या है? एक बोर्ड है जिसका प्रयोग कागज पर प्रिंट करने में किया जाता है। ये कागज इसके ऊपर सुला दिया जाता था और चिपका दिया जाता था पूरे ताकत से। जैसे ही चिपकाया जाता था क्या होता था? छप जाता था, हो गई मुद्रण, छप गया किताब, आ जाओ पढ़ लो। कंपोजिटर क्या होते हैं? जिसका काम अक्षरों को सजाना और प्रिंट के अनुसार लिखना था। अब बताओ, इस प्लेटेन पर जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये अक्षर प्रिंट के अनुसार, जो आपकी कहानी है, जो आप छापना चाहते हो, उसके अनुसार सजाया जाता था। सोचो कितना समय लगता होगा। मेन तो काम वही था, ठीक है, लिखा जाता था। उसको कहते थे कंपोजिटर। जो ये काम करता था ना, वो कंपोजिटर कहलाता है। कोई दिक्कत? अब गैली क्या है देखना। गैली क्या है? धातुई फ्रेम है जिसमें अक्षरों को सजाया जाता था प्रिंट के लिए। गैली क्या है? अक्षरों को देखना, गैली क्या? एक फ्रेम है। ये फ्रेम है, ये क्या है? कि फ्रेम है पूरा। इसी फ्रेम में इसको सजाया जाता था। ये गैली है। क्या है ये? गैली। ये क्या है? प्लाटेन। ये कागज होल्डर, और इसी के नीचे दबा दिया जाता था और प्रिंट हो जाता था। समझ में आ रहा ना? बात समझ में आ रही है? आगे देखना, मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव। अब भाई मशीन आ गई, प्रेस आ गया, बाइबल छप गई, किताबें छपने लगी। इसका प्रभाव भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। समाज में अचानक से इस बदलाव का क्या परिणाम आया, लोगों ने इसको किस तरीके से देखा, किस तरीके से सोचा, उसको भी तो पढ़ना जरूरी है ना। बात समझ में आ रही है? आगे देखिएगा। देखना, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, पॉइंट में। ना व्याकरण की दिक्कत, ना मात्रा की दिक्कत, कम से कम दिक्कत। तो गलती कम से कम हो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि ज्यादा करने के। तो पैराग्राफ में लिखोगे, कहानी में लिखोगे तो गलतियां ज्यादा होंगी, पॉइंटर में लिखोगे गलतियां कम होंगी, ठीक है। देखना, तो मुद्रण क्रांति, उसका प्रभाव। तो विभिन्न प्रकार की किताबों की अनेक कॉपी बनाई जाने लगी। सिंपल सी बात है, मुद्रण जब तकनीक आया तो विभिन्न प्रकार की किताबों को अनेक कॉपियां बनाई जाने लगी, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगी। ये है। दूसरा, किताबें क्या हो गई? सस्ती हो गई। अच्छा, सस्ती होगी तो हर कोई खरीदेगा, हर कोई पढ़ेगा, हर कोई साक्षर होगा, हर कोई ये जानकारी लेगा कि समाज, दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, राजा क्या कर रहा है, चर्च क्या कर रहा है, वो किस तरीके के विचारों को फैला रहे हैं, उसे हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तर्क है, वितर्क है, बहस है, होना चाहिए।
और ये हो पाया तो मुद्रण क्रांति का ये प्रभाव है। पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई, सिंपल सी बात है भाई, किताब सस्ती होगी, साक्षर होंगे, लोग पढ़ेंगे, स्कूल खोले, लोग पढ़ें, और बिजनेस भी बढ़ रहा है, उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, और साक्षरता भी बढ़ रही है, समाज में बदलाव भी हो रहा है। तो एक तीर से कई निशाना साधा जा रहा है। सामान्य लोगों तक पहुंच बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या कि भाई सस्ती होगी तो सामान्य लोगों तक पहुंच। सामान्य लोग की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? पैसा नहीं होता, उनको फ्री में दे दो, मजा आ जाता है। तो भाई फ्री में दिया जाने लगा, कम पैसे में दिया जाने लगा, ना के बराबर पैसा छपने लगा, सामान्य लोगों तक पहुंचने लगी चीजें। साक्षरता फिर भी कम थी। साक्षरता क्या थी? कम थी। तो जो पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए क्या होता था कि देखना, गीत लिखी जाती थी, लोक कथाएं लिखी जाती थी, अन्य कहानियों की किताबें छपने लगी, जिसको पढ़ाकर सुनाया जा सकता था। पढ़कर वो कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको दे दिया था, गीत गा के सुना देता था उसको। हम ही लोग देखो ना, अगर हम ही लोग मूवी में कोई सिनेमा चल रहा है, उसका गाना कोई याद आ गया तो दिन भर गाते रहते हैं। अब गाएंगे तो कोई तो सुनेगा। तो जो पढ़े लिखे पढ़ लेते थे वो गाते रहते थे, और गाते गाते कितने लोग सीख गए। ये होती है दिमाग, ऐसे होता है प्रयोग इसका। सूचना और ज्ञान आया, किताबों से क्या आया? सूचना और ज्ञान आया, और उससे संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। एक समय था जब शासन और सत्ता पर अत्याचार का शासन होता था, शोषण का शासन होता था, हमारे अधिकारों के हनन का शासन होता था। अब किताब आया, जब किताब आया तो हुआ क्या? आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, इतना ही नहीं तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे, डर जाओ। किताबों की वजह से हो पाया, रिश्ता बदल गया। कहां एक तरफ वो मालिक वाला और नौकर वाला, अब कहां बराबरी का। अब हम शासन करेंगे, तुम हटो। अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। ये हुआ बस किताब की वजह से। ये है इसका प्रभाव। लोक चेतना बदल गई, हर चीज को देखने की नजरिया बदल गया। किताब पढ़ेंगे, नजरिया हमारा अपने आप बदलता चला जाता है। रोज बंदूक उठा रहे हैं, आपको पता है ना, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोका ने। उसके बाद से उसने इतना ज्यादा निर्ममता से लोगों की हत्या करी कि उसके बाद से धर्म की राह पर चल पड़ा, किताबों को पढ़ने लगा। कई सारे धर्मों को उसने क्या किया? सह दिया, फले, समृद्ध हुए, बढ़े, युद्ध का राह ही छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा युद्ध में। किताबों ने उसका भी नजरिया बदल दिया। ये है प्रभाव, याद रखिएगा, पेपर में आएगा, लिख देना 5 नंबर में या 4 नंबर में। जो सबसे ज्यादा वाला अंक का प्रश्न होगा ना, यही होगा, मुद्रण का विकास और उसका प्रभाव है। मुद्रण क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, ध्यान रखिएगा। आगे अब गाथा गीत क्या लिखी जाने, गाथा गीत भी लिखा जाने लगा। कैसे? गाथा गीत होता क्या है? लोकगीत जो हमारी परंपराओं को दर्शाता है। कोई याद रखिएगा, गाथा गीत क्या होता है? गाथा गीत जो हमारी परंपराओं को दर्शाता है, गौरव गाथा। ठीक है। शराब घर क्या है? जिसको टावर्न भी कहा जाता है। शराब पीने की जगह होती है, और क्या होता है? शराब घर शराब पीने की जगह है, दोस्तों से मिलने का जगह है, और क्या होगा? इतना परेशानी होने वाली क्या बात है। जेबी स्ले क्या है? जेबी स्ले देखिए कौन है ये, तो देखिएगा, जेबी स्ले एक चित्रकार है। क्या है ये? एक चित्रकार है, जो 1739 में एक चित्र बनाया, ठीक है ना, जिसमें विकास की प्रसन्नता को दिखाया गया। किसकी विकास, किसके प्रसन्नता को? विकास की प्रसन्नता, किस तरीके से चीजें विकसित हुई हैं उसको दिखाया गया है। जिसमें देखना कि यहां पे विकास का मतलब किससे है? प्रेस से है, मुद्रण क्रांति से है। इस फोटो में भगवान लोगों को दिखाया गया है। ठीक है। ये जो भगवान है पिक्चर में, ये ली हुई है मशीन। कौन सा मशीन? देखना, ये मशीन ली हुई है। कौन सा? प्रिंट मशीन। ठीक है। इनके साथ 2 महिलाएं हैं। देखिएगा, ये महिलाएं मतलब क्या? देवी देवता हैं, जिनका एक का नाम है क्या? मिनरवा। क्या नाम है? मिनरवा। और दूसरे का नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। मिनरवा जो है वो विद्या की देवता है, विद्या की देवी, विद्या की देवी। और ये है विवेक के देवता, विद्या और विवेक के देवता।
ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे आपको एक लेडी दिख रही है जो यहां पर एक गुटेनबर्ग का फोटो ली हुई है। क्या है ये? गुटेनबर्ग का फोटो, और ये इसे लेके नीचे आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देवी जो है गुटेनबर्ग की सहायता, गुटेनबर्ग की मशीन को नीचे ला रही है, कह रही हैं यही सबसे बड़ी चीज है इंसानों के लिए, ले जाओ, एक बार तुम्हारे पास आ गया समाज में सारे बदलाव आ जाएंगे। देवी भी लेके आ रही है। तो ये पिक्चर पेपर में अगर आ गया तो याद रखिए किसने बनाया था? जेवी स्ले ने। किसने बनाया था? जेवी स्ले ने। कब बनाया था? 1739 में बनाया था। ठीक है, आगे एक प्रश्न है, पहले देख लीजिएगा। दो प्रश्न क्या क्या है, कह रहा है इनमें से जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? जापान की पूछ रहा है। जापान, याद रखिएगा, जापान की डायमंड सूत्र, बाइबिल, उकियाओ और कुरान, कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, डायमंड सूत्र पहला इसका करेक्ट आंसर होगा, डायमंड सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। और ये डायमंड सूत्र कौन से ईस्वी में बना था? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 868 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आगे, मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है, सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है? व्यापारी अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यापार संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए प्रिंट का उपयोग करने लगे। बिल्कुल सही बात है, आम लोगों तक प्रिंट पहुंच चुका था भाई। तो आम लोगों में व्यापारी भी थे, पहुंच गया था इनके पास। पहले क्या होता था, चीन में शाही राज्य बहुत लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक थे। तो सही बात है, शाही राज्य पहले चीन में यही लोग उत्पादन कराते थे। उपरोक्त में से कोई तो होगा नहीं, दो और एक दोनों, यानी यही हमारा क्या है, सही आंसर है, थर्ड। आगे आइएगा, अब हम जिन बिंदुओं को पर आगे नजर डालेंगे वो है धार्मिक विवाद और प्रिंट कल्चर। प्रेस का धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा? 18वीं शताब्दी में मुद्रण का क्या योगदान, कितना बदलाव आया? प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति में क्या योगदान था इनका? ठीक है ना। आगे देखते हैं 19वीं सदी में यूरोपीय साहित्य। देखिएगा, धार्मिक विवाद क्या है? धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। प्रिंट के डर ने धर्म में विवाद उत्पन्न कर दिया। देखिएगा कैसे। तो सिंपल सी बात है, एक बार हुआ क्या कि किसी ने ये कह दिया कि जो धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। क्या कहा उसने? सूर्य जो है वो धरती का चक्कर लगाता है। और हम तो सबको पता है कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। और उस समय क्या प्रचलन में था कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। तो एक आदमी आया, उसने कहा कि अरे चर्च तो गलत बोल रहा है। तो चर्च ने कहा क्यों? तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तो क्यों? तो क्या सही है? तो धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, धरती घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा, सूर्य स्थिर है। इतना बात बोल दिया था, चर्च ने उसे जिंदा जलवा दिया। सच बोलने की सजा। अब सोचो, किताब आने से हुआ तो कम से कम ये कि अब सामने सामने नहीं बोलेंगे, चुपके से छपवा देंगे, लोग पढ़ लेंगे, राजा सोचता और ढूंढता रह जाए किसने बोला है। मजा आ गया। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही धर्म पर भी अब किताबों का प्रभाव पड़ेगा, धार्मिक कुरीतियों पर आवाज उठेगा, उनके द्वारा रचित समाज में जो लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर सवाल खड़ा होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे प्रिंट संस्कृति ने समाज में बहस और विवाद के अवसर प्रदान किया। भाई प्रिंट कल्चर आया, किताबें आई, लोगों को जानकारी मिली, ज्ञान आया, और उस ज्ञान ने किसका जन्म दे दिया? बहस और विवाद का। समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, जो धर्म के आधार पर सही मानी जाती थी, अब उन पर सवाल खड़ा किया जाने लगा। होना ही था, लोगों को बस जानकारी की कमी थी, जानकारी मिल जाए तो लोग तो तबाही मचा देंगे। प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है? महायुद्ध होगा, महाभारत से कम नहीं, महायुद्ध होगा। लोग को बस जानकारी चाहिए। लोग हमारे बिल्कुल ही क्या है, समय का इंतजार करते हैं, किसी को कुछ भी बदल सकते हैं वो जो। लेकिन अब बताना, अब सवाल खड़ा होने लगा किसके ऊपर? धर्म के ऊपर। इस धर्म को बचाना कौन चाहता था? रूढ़िवादी लोग।
जो पुरातन लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पुराने लोग थे, जो चाहते थे कि धर्म का जो व्यापार वो लोग करते थे, वो चीजें चाहते ही थे कि ना बदले, तो उनको ये चीजें पसंद नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछेगा कि प्रिंटिंग के खिलाफ कौन था, मुद्रण तकनीक के खिलाफ कौन था, तो वो सब थे जिससे इनको नुकसान था। कौन थे? रूढ़िवादी लोग थे। और कौन? राजा लोग थे। और कौन? जितनी पुरानी संस्थाएं थी सब थी इसके खिलाफ। पुरानी व्यवस्था को चुनौती खड़ी हो रही थी चर्च की शक्ति पर। पहले चर्च और राजा का ही तो शासन था पूरे यूरोप में, चर्च और राजा का शासन था, और इन दोनों पर सवाल खड़ा किया किताबों ने, मुद्रण तकनीक ने, लोगों तक जानकारी दे दी, लोग जागरूक हो गए, कर दिया खड़ा आंदोलन है। मार्टिन लूथर उसमें सबसे ऊपर नाम है जिसने सबसे बड़े बदलाव किए। मार्टिन लूथर जो कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की, जिससे उसने कहा लिखा 95वें स्थापनाओं में। याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछता है 95वां थेसिस, यहां पर लिखा हुआ है, बुक का नाम भी 95 थेसिस, हिंदी में 95वें स्थापना कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा क्या देखना, उसमें उसने क्या लिखा, चर्च की कुरीतियों की आलोचना कर दी। अब किताब छपवा दिया, पूरे समाज और देश में फैला दिया, पढ़ो। और फैलाया ही नहीं, चर्च के एक दरवाजे पर टांग दिया, हर प्रति को, जितने भी चर्च थे सब पर टांगता चला गया, पूरे बाजार में फैला दिया। लोग पढ़ने लग गए, लोगों को जानकारी मिलने लगी, चर्च पे खड़ा हो गए सवाल, लोग करने आ गए आंदोलन। भाई तुम हो गया तुम्हारा काम, चलो अब घर, बुलाओ इसे खोपचे में, बहुत हो गया तुम्हारी तानाशाही, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब होगा हमारा शासन, हमारा शासन, हमारा शासन, हमारा शासन। मार्टिन लूथर का सबसे बड़ा योगदान हमारा शासन वाला विचार लाने में। अब इसी वजह से इस 95वां स्थापना से उसने क्या किया, चर्च पर कहा कि भाई, लूथर ने क्या कहा, शास्त्रार्थ हो जाए, आ जाओ हम तुम चर्चा कर लेते हैं, शास्त्रार्थ, एक दूसरे के ज्ञान का परीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, चर्च को चुनौती दे दी मार्टिन लूथर ने, आओ और मेरे से चुनो, मेरे से क्या करो, शास्त्रार्थ करो, ठीक है ना। और चर्च में क्या हो गया, विभाजन हो गया, और फिर आंदोलन शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। और फिर ईसाई धर्म में आंदोलन होने के कारण ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। जो पहले से व्यवस्था स्थापित थी उसको कैथोलिक कहा गया, जो उसमें बदलाव चाहते थे, जो मार्टिन लूथर के साथ थे, उन लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा गया, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। किस लिए किया था? कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए। वो नहीं माने तो जो नहीं माने, और जो ये बदलाव चाहते थे, उस बदलाव के साथ जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को यानी कि ईसाई धर्म को मान लिया, वो प्रोटेस्टेंट कहना है। जिन्होंने बदलाव के बिना माना, पुराने वाले व्यवस्था को ही मान लिया, वो कैथोलिक कहना है। तो क्रिश्चियन विभाजित हो गया। मार्टिन लूथर, सोचो, धर्म बट गया खाली किताब की वजह से। तो क्या क्या बदल सकता है हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर, देखो सबसे बड़ी बात, मार्टिन लूथर ने क्या कहा था, एक बात कही थी, याद रखना, पेपर में 1 नंबर प्रश्न पूछेगा कि ये किसने कहा है। तो देखना, कह रहा है मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अगर ईश्वर ने हमें सबसे बड़ी चीज कोई दी है तो वो क्या दी है? मुद्रण किताब। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी, सबसे बड़ा तोहफा है, याद रखिएगा, क्योंकि ये समाज में सबसे ज्यादा का कोई बदलाव ला सकता है तो किताब है, मुद्रण की तकनीक है। भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा इंसान को मुद्रण की तकनीक, क्योंकि इसने पूरे समाज में बदलाव ला दिया, समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज खड़ा करने की कोशिश शुरू करवा दी, शासन को खत्म किया जाने लगा, निरंकुशता को खत्म किया जाने लगा, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया जाने लगा, केवल कारण एक ही, किताब। आगे, किताब का डर, किताब का डर। देखो पिक्चर में ये सब कंकाल, भूत, कंकाल, कंकाल, भूत, और ये सब है किताबों के सौदागर। ये सब हम लोग हैं कौन? किताबों के सौदागर, जो किताब बेच रहे हैं। इन सब किताब बेचने वाले लोगों को कंकालों ने क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। तुम बढ़ोगे नहीं आगे, ये किताब आगे बढ़नी नहीं चाहिए, तुम्हें हम पकड़ के ले चलेंगे यमलोक। ये है किताबों का डर। किसका? अब ये यहां पर किसको प्रदर्शित किया गया है? यहां पर निरंकुश शासन को। ये लोग कौन है? ये जितने भी लोग हैं,
ठीक है, ये कौन है? निरंकुश शासन है, निरंकुश शासन के लोग हैं। इसमें कौन लोग है भाई? एक तरफ राजा और दूसरी तरफ चर्च, ये है। इन्होंने ठेका ले लिया। क्या बाबू, क्या करना है? प्रिंट को आगे नहीं बढ़ाने देना, किताबों को आगे नहीं बढ़, तो किताबों का डर था। इसको हम देख सकते कहां पर? देखो इरास्मस के बारे में, इरास्मस की लिखी चीजों को पढ़ना, ध्यान से सुनना। लातिन के विद्वान है, लैटिन अमेरिका के, ठीक है ना, लैटिन भाषा के, लैटिन अमेरिका नहीं सॉरी, लैटिन भाषा के विद्वान थे, कैथोलिक समाज सुधारक थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट थे। क्या ये प्रोटेस्टेंट थे, याद रखिएगा। लेकिन इनकी थोड़ी सी लूथर से बनती नहीं थी। अब बताऊंगा क्यों। लूथर से दूरी, क्योंकि इन्होंने किताबों को अधिकता होने वाले नुकसान को समझा। देखना, जहां लूथर मुद्रण की तकनीकों को अपने दिलो जान से उसे एक स्वीकार करता था, कहता था इससे बड़ी महानतम तोहफा ईश्वर का हो ही नहीं सकता था, यह बात लूथर कहता था। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव यह था कि लोगों को पकड़ा जाने लगा, जेल में डाला जाने लगा, उनको मारा जाने लगा। लेकिन इरास्मस ने कहा कि भाई इतनी भी अधिकता ना हो जिससे कि लोग मारे जाने लगे। इसकी भी बात गलत नहीं थी। कह रहे लड़ो, लेकिन सामने से नहीं, गोरिल्ला वॉर, छुप छुप के लड़ो, पता ही नहीं चले सरकार को किसने छापा है। तो दोनों तरीके के लोग हैं। यही था इरास्मस और लूथर में अंतर, लेकिन दो थे एक ही। दोनों का विश्वास एक ही था, लक्ष्य एक ही था, कैथोलिक चर्च में सुधार, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग। ठीक है, तो कह रहे थे कि इसलिए पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। इरास्मस ने स्वीकार किया लेकिन पूर्णतः नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी इरास्मस ने, इसका नाम क्या था? एडेजेस। क्या नाम था? 1508 में एडेजेस लिखा। और उसमें क्या लिखा? क्या था? किताबें भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह है। किताबें कैसी हैं? भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह, जहां से गंध ही पनपता है, जिसके फैलने से क्या बढ़ेगा? गंध ही बढ़ेगा। क्योंकि अच्छी किताबों के साथ साथ बकवास, धर्म विरोधी, अज्ञानी, षड्यंत्रकारी किताबें भी छप रही हैं, जो साहित्य के मूल्यों का हनन कर रही हैं। क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे किताबों को इतना ना छापोगे, कुछ भी छापो। तो लोगों ने षड्यंत्रकारी किताबें छापी, लोगों ने बकवास किताबें छापी, धर्म विरोधी किताबें छापी, जिसका परिणाम गलत तो होना ही था। तो इसलिए कह रहा है भिन्न भिन्नती मक्खियां हैं जो सबको गंद कर देती हैं। तो एक गलती सबको गलत बना सकती है, ठीक है ना। और यह चित्र देखना, यहां पे दिख रहा है, ये चित्र बनाया, पेपर पूछ, अगर ये चित्र दे दिया, वो पूछ दिया किसने बनाया है, तो याद रखिएगा इस चित्र को नाम क्या दिया गया? द मैकम्बर डांस। किसने बनाया है नहीं, मेरे माफ कीजिएगा, किसने बनाया नहीं, बल्कि इस चित्र का नाम है द मैकबर डांस, विभत्स नाच। एक ऐसा नाच जिसमें केवल अत्याचार, लोगों का लहू ही है, उसको विभत्स नाच। इस चित्र का नाम है विभत्स नाच, द मैकबर डांस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का जुनून, क्या? पढ़ने का जुनून कैसे आया? तो सुनो, 17वीं 18वीं सदी तक क्या हुआ? साक्षरता दर बढ़ गई थी। अब बढ़ क्यों गई भाई? पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न कि साक्षरता दर बढ़ी कैसे, लोगों में पढ़ाई आया कैसे, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे, स्कूल खोले जा चुके थे, बहुत सारे स्कूल खोले जा चुके थे, पुस्तक विक्रेता गांव गांव पहुंच रहे थे। तो भाई किताब तो पढ़ेंगे ही लोग, गांव गांव तक किताब विक्रेता पहुंच रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, तो किताबों की मांग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो लोग को साक्षरता दर नहीं बढ़ेगी। पेपर में प्रश्न आ गया तो यही कारण लिखना है। और सोचो ना, लोगों के अनुसार पता है क्या छापे जाने लगा? पंचांग। पंचांग क्या होता है भाई? चांद, सूरज की गति, लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी अहम जानकारियां होती थी पंचांग में। पेपर में 1 नंबर प्रश्न पूछा पंचांग क्या है, तो पंचांग में चांद और सूरज की गति, ज्वार भाटा के आने का समय, लोगों से जुड़ी अहम जानकारियां इस पंचांग में होती थी, जिसका प्रयोग करके लोग अपने हिसाब से जानकारी लेते थे। उस तरह से एक किताब आती थी, उस समय प्रसिद्ध थी, लोकप्रिय थी, जिसका नाम था चैप बुक, जिसको फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था। बिब्लियोथिक ब्लू, चैप बुक, जिसको पूरे यूरोप में चैप बुक, फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पॉकेट बुक था। चैप बुक क्या है? चैप बुक छोटी छोटी किताबें जो पॉकेट में लेकर हमेशा आप घूम सकते हो, ऐसी किताबों को
चैप बुक कहा जाता है फ्रांस में। बिब्लियोथिक ब्लू, मुझे भी बोलने नहीं आ रहा, बिब्लियोथिक बुक, याद रखिएगा। इसके अलावा मनोरंजन संबंधी 4-5 पन्नों की कहानियां संबंधी किताबें छपने लगी। इससे लोगों में क्या बढ़ने लगा, मजा आने लगा, ठीक है, उत्साह जन्म लेने लगा, किताबों को पढ़ने की लालसा जगने लगी। थॉमस पेन, वाल्टेयर, जान जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी बाजार में आने लग गईं। अब ऐसे विचारकों के विचार अगर समाज के लोगों ने पढ़ लिया, समाज में बदलाव आना तो तय था, ठीक है, चाहे वो यूरोप का चैप बुक हो और चाहे वो फ्रांस का बिब्लियोथिक ब्लू हो। देखा, बार बार प्रैक्टिस से चीजें आ जाती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, चौथे बार आएगा। देखो आ गया ना, बिब्लियोथिक ब्लू, ठीक है, देखा। चलिए, परिणामतः पढ़ने का जुनून लोगों में जन्म ले लिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आइएगा। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। जालिमों, दुनिया के हिलोगे तुम। यहां पे जालिम कौन है भाई, यहां पे जालिम कौन है, राजा। कौन सा राजा, निरंकुश राजा। निरंकुश राजा कौन होता है, जो सर्वोच्च शक्तिमान, सर्वोच्च होता है, शक्तिमान होता है, सारी शक्तियां इसके पास होती हैं, सारी शक्तियां इसके पास होती हैं। देखा, ये होती है जालिम। अब कह रहा है ऐसे लोग, निरंकुश राजा, चर्च, तुम अब हिलोगे। क्यों हिलोगे भाई, मुद्रण तकनीक आ चुका है, किताब आ चुका है, किताब, अब तुम्हारी हिलने की बारी आ गई। तो छापा खाना की प्रगति सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। किसने कहा, लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने, फ्रांस के लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा, छापा खाना की प्रगति ऐसी सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति है जिससे बन रही जो जनमत है उसके आंधी में पूरा निरंकुश राजतंत्र खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये याद रखिएगा समय, ठीक है। देखिएगा, अब तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि किताब क्या क्या कर सकता है। जितनी भी बातें मैंने बताई, कोई भी प्रश्न पूछेगा, चाहे वो लुईस सेबेस्टियन मर्सिये हो, चाहे वो मार्टिन लूथर हो, चाहे ये प्रश्न आ जाए कि मुद्रण क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा समाज में, तीनों का आंसर एक ही होगा, समाज में बदलाव। कोई दिक्कत, देखा कितना आसान था, अलग अलग क्वेश्चन, आंसर एक ही। परिणाम तो यूरोप में राष्ट्रवाद के समय इन किताबों ने भी भरपूर योगदान दिया। और इस किताबों ने भी क्या किया, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, राजा को हटाने की बारी आई, तो उस समय के कविताओं ने, कवियों ने, कहानीकारों ने, ठीक है, किताबों का प्रयोग करके लोगों को जागरूक किया और क्रांति ला दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, उसी क्रांति के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले कब आया था, फ्रांसीसी क्रांति भाई कब हुआ था, 1789, याद रखिएगा, ठीक है। प्रिंट संस्कृति ने, यानी कि मुद्रण संस्कृति के कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है, पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि प्रिंट कल्चर के ही जरिए, यानी कि मुद्रण संस्कृति के ही जरिए फ्रांस की क्रांति हुई थी। कैसे प्रूफ करोगे, साबित कीजिए, बताइए कैसे, अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या ये बात सही है, क्या आप सहमत हैं इससे कि प्रिंट कल्चर से फ्रांसीसी क्रांति आई थी? तो बिल्कुल हाँ, हम सहमत हैं। इसके 3 तर्क हैं। पहला तर्क, चिंतकों के विचारों का प्रसार हो गया। अब बताओ ना, किताब आया, मुद्रण तकनीक आई, काफी सारी किताबें छप गई, और उन किताबों में किसकी बातें, दार्शनिकों की, चिंतकों की, कवियों की, कहानीकारों की। इसे लोगों ने समझा, जाना, मजा आ गया, उखाड़ फेंको राजतंत्र। ठीक है, वाद विवाद संवाद का जन्म हुआ। लोग पढ़ने से वाद विवाद करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, क्या सही है क्या गलत है पूछने लगे। और इस तर्क वितर्क ने, बहस ने, वाद विवाद ने सत्य को जन्म दिया। इस वाद विवाद संवाद ने किसको जन्म दिया, सत्य को। और इस सत्य की पराकाष्ठा क्या निकली,
सत्य की पराकाष्ठा क्या थी? निरंकुश राजतंत्र को हटाओ, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करो। कोई दिक्कत? और तीसरा कारण था कि राजशाही परिवारों को भोग विलास वाले तस्वीरों को लोगों के सामने रख दिया गया और जागरूक किया गया। राजतंत्र राजशाही लोग बड़े भोग विलास करते थे, उनके फोटो को लोगों के सामने रख दिया गया। देखो कैसे है राजशाही, हम लोग भूखे नंगे मर रहे हैं और ये बैठ के देखो कितने मजे से रह रहे हैं। लोग कह गए तो बिल्कुल सही बात है, करो आंदोलन, हटाओ इनको। हटा दिया, फ्रांसीसी क्रांति शुरू। तो इसलिए तुम कहेंगे, अंततः लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी का यूरोपीय साहित्य देखना। न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो ने, कहां पर? न्यूयॉर्क रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस की स्थापना की, जिसको ऑफसेट प्रेस कहा गया। याद रखेगा, ऑफसेट प्रेस, बेलनाकार प्रेस, जो कि आज के समय में भी आप लोग देख लेते हो, ठीक है ना। उसमें एक बेलन लगा होता है, उसी के ऊपर रोल 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 करके, यहां पे दिख रहा होगा, ये देखो ये बेलन है। अब इसमें क्या होता है, कागज, ये कागज है ना, ये कागज है, अब कागज रोल होकर के प्रिंट होकर निकाल देता है बाहर, ठीक है। तो ऑफसेट प्रेस का किसने आविष्कार किया? रिचर्ड ए होम। कहां के थे? न्यूयॉर्क अमेरिका के, ठीक है। ये जो ऑफसेट प्रेस था 8000 सीट छाप सकता था और 6 रंग की छपाई एक साथ हो सकती थी। ये इसकी विशेषता है। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ऑफसेट प्रेस को किसने बनाया, इसकी क्या विशेषता है? तो ऑफसेट प्रेस को किसने बनाया? रिचर्ड ए होम ने, ठीक है ना, एम होम ने। इसको ऑफसेट प्रेस कहा गया। 8000 सीट एक बार में छाप सकता था और एक बार में 6 रंगों में भी छाप सकता था। यह है ऑफसेट की विशेषता। इसके साथ साथ कागज डालने की विधि में भी सुधार हुआ। मुद्रण क्रांति लगातार सफलता की राह पर चलने लगी। पाठकों के पसंद से किताब छपने लगी, सभी लोग पढ़ने लगे और आज शिक्षा से हर बदलाव किया जा सकता है जो हम चाहते हैं। देखो अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुद्रण कहां से शुरू हुआ था और कहां तक आगे, हम जो चाहे वो बदल सकते हैं। एक समय क्या था, सोच भी नहीं सकते थे। अब ये कह रहे हैं किताबों की सहायता से हम समाज में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे भारत में मुद्रण की संस्कृति, भारत की बारी आती है। भारत में कैसे हुआ प्रचलन? तो मैं बता दूं, भारत में मुद्रण की संस्कृति तो पुराने जमाने से चली आ रही है, पुराने जमाने से चली आ रही। थोड़ा सा पानी पी लूं। पुराने जमाने से चली आ रही है। कैसे? भारत में मुद्रण तकनीक से पहले हाथ से लिखकर, और हाथ से लिखकर चीजें क्या कहलाती हैं? पांडुलिपि। याद रखिएगा, हाथ से लिखी हुई चीजें पांडुलिपि कहलाती हैं। ऐसे कागज, ऐसी चीजें जिनके ऊपर हाथ से लिखा गया हो, उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। याद रखना है, पेपर में प्रश्न पूछा पांडुलिपियां क्या है, तो पांडुलिपियां हाथ से लिखी किताबें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी समृद्ध परंपरा रही है पांडुलिपियों की। उन पन्नों में तस्वीर भी छपी रहती थी, ठीक है ना। पेपर में जब देखना पांडुलिपियों की कमी क्या थी, पेपर में आएगा कि इसकी कमी क्या थी, पांडुलिपि की कमी क्या थी। तो देखना कमी क्या थी। पांडुलिपि सबसे बड़ी बात नाजुक होती थी, बड़ी कमजोर, ठीक है ना, महंगी होती थी, सावधानी से पकड़ना पड़ता था, पढ़ना आसान नहीं था, इसीलिए इसका दैनिक रूप में प्रयोग नहीं होता था, रख दी जाती थी, सावधानी से पकड़ा जाता था, महंगी होती थी, नाजुक होती थी, खराब हो सकती थी, टूट सकती थी, इसीलिए इसको एक बार प्रयोग कर रख दिया जाता था। बड़े आराम से, बड़े धैर्यता के साथ इसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ी। बदलाव हुआ भारत में भी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी में पुर्तगाली लोग भारत में लेकर आए। कहां पर? गोवा में। पेपर में प्रश्न आ गया कि भारत में सबसे पहले मुद्रण प्रणाली कहां पर आई, तो गोवा, पुर्तगाली लोग लेकर आए। इन्होंने कई अन्य भारतीय भाषाएं सीखी और उन भाषाओं में भी किताबें लिखी। ये भारत में आके भारत की भाषा सीख करके भारत की ही भाषा में किताब छापे और लोगों को पढ़ना सिखाया, आदत बनवाया। जैसे कि देखना कुछ उदाहरण, 1539 में कोचीन में पहली तमिल किताब छपी। याद रखिए, पहली तमिल किताब 1539 में कोचीन में छपी। 1713 में पहली मलयालम किताब छपी।
1539 में पहली तमिल किताब, 1713 में पहली मलयालम किताब, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट का संपादन किया, जो साप्ताहिक पत्रिका थी अंग्रेजी में। इसमें अंग्रेजी में, याद रखिएगा इन बातों को, याद रखिए। जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 बंगाल गजट का संपादन अंग्रेजी में करना शुरू किया जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, ठीक है। पुस्तकों की छपाई का आरंभ भारत में भी देख लेते हैं। 1780 में इंडिया गजट नामक दूसरा भारतीय पत्र का प्रकाशित हुआ। 1780 में इंडिया गजट और बंगाल गजट, कब देखना, ये लिखा हुआ है यहां पे, बंगाल गजट 1780 में और इंडिया गजट भी 1721 में, याद रखिएगा। 1721 कह रहा हूं, 1780 में, 1780 में ही बंगाल गजट और 1780 में ही इंडिया गजट, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। 1810 में रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण प्रकाशित कलकत्ता से किया गया। रामचरितमानस का पहली बार मशीनों से छपाई की गई और उसका मुद्रण लोगों तक पहुंचाया गया 1810 में। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार नामक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। तो जो सोचा, हमारे देश में 18वीं सदी तक आते थे समाचार पत्र प्रकाशित हो चुके थे, ठीक है। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया था। एक नंबर में प्रश्न आता है, संवाद कौमुदी किसने बनाया? तो राजा राम मोहन राय ने बनाया। दो फारसी किताबों का नाम पूछता है तो जामे जहां और शमसुल अखबार, दो है, जामे जहां और शमसुल अखबार। कहां पर? 1882 में, 1882 में प्रकाशित हुआ। दैनिक बंबई कब प्रकाशित हुआ? 1822 में। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय 1830 में बंगदूत की स्थापना की। किसकी? बंगदूत की। इस तरह भारत में मुद्रण की तकनीक लोकप्रिय हो गई। पेपर में प्रश्न आएगा, भारत में मुद्रण की तकनीक लोकप्रिय हुई कैसे? उत्तर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बहुत मजे में। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, भारत में प्रेस की विशेषता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाशन के नए रूप, पहले उससे पढ़ ले, पहले ये पढ़ ले, तो प्रकाशन के नए रूप, यानी कि नए नए तरीकों ने भी भारत में चीजें जन्म ले रही थी। जैसे सबसे बड़ा नाम आता है राजा रवि वर्मा का, याद रखिएगा, केरल, राजा रवि वर्मा का। आम लोगों से जुड़ी तस्वीरें बनाई, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। राजा रवि वर्मा क्या थे? चित्रकार थे, याद रखिएगा, चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार। राजा रवि वर्मा ही पहले चित्रकार थे जिन्होंने देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। याद रखिएगा पेपर में, वो कौन ऐसे चित्रकार है जिसने भारतीय देवी देवताओं को आम इंसान के रूप में दिखाया? तो राजा रवि वर्मा, ठीक है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में दिए गए पात्रों, देवी देवताओं की कल्पना करके उनको चित्रों की शक्ल दे दिया। किसने? राजा रवि वर्मा। ये फोटो माता सरस्वती का देख लो, वंदन कर लो भाई, जय माता सरस्वती। ये सबसे हमारी पुरानी सरस्वती माता की फोटो है, जिसको राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है। और राजा रवि वर्मा पहले से चित्रकार जिन्होंने माता सरस्वती की ऐसी फोटो बनाई है। तो ऐसे बहुत सारी देवी देवताओं की फोटो उन्होंने बनाई है, जिसको आज हम लोग भगवान के रूप में जानते और मानते और समझते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? राजा रवि वर्मा का नाम याद रखिएगा। आगे सुनना, भारतीय द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र है जो हमने पढ़ा है, उसके अलावा भी यहाँ पर है। 1858 में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया, बंगला में, याद रखिए, बंगला में, बंगाल भाषा में। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता ही आता है। वर्नाकुलर प्रेस कानून क्या है, जिसको देखना किसने लागू किया था? वायसराय लीटन द्वारा, लीटन, LITN, लीटन द्वारा 1878 में लागू किया गया था। याद रखिए, क्या किया गया था? लागू किया गया था। जिसमें था क्या, उसका उद्देश्य क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध, किंतु अंग्रेजी भाषा पर नहीं। भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र या गजट वगैरह छपते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया
अंग्रेजी भाषा पर नहीं। इसीलिए हमारे देश में कई सारी समाचार पत्रों ने अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कारण था। पेपर में प्रश्न आएगा कि अंग्रेजी में क्यों छपने लगा अचानक से, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सबसे बड़ा योगदान है। उसकी में ये उद्देश्य था उसका कि भारतीय भाषाओं में छपने वाली सभी किताबों क्या कर दो, बैन कर दो, प्रतिबंध लगा दो उसके ऊपर। इसलिए सभी समाचार पत्र संपादकों ने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। ठीक है ना, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। इस कानून को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। मुंह बंद, बंद रखो अपना मुंह, ठीक है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और याद रखिए, लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था 1878 में, लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आ जाइए। 1874-75 के बीच लंदन में सुरेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। याद रखिएगा, 1874-75 में किसने? सुरेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष, इंडियन मिरर। केशव चंद्र ने सुलभ समाचार बंगाली भाषा में। 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दो भाई थे। ये दोनों क्या हैं? दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। अमृत बाजार का पत्रिक साप्ताहिक रूप से आरंभ किया। याद रखिएगा, 1874-75 में सुरेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर, केशव चंद्र ने सुलभ समाचार, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दोनों भाई 1868 में अमृत बाजार की प्रकाशन करना शुरू किया। राष्ट्रवादी विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप रामकृष्ण वर्मा के भारत जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। याद रखिएगा, राष्ट्रवादी विचारों में रामकृष्ण वर्मा और बालकृष्ण भट्ट का हिंदी के में लिखी हुई बातों का बड़ा योगदान है। उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया था। अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 1862 में एमजी रानाडे ने इंदु प्रकाश, 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। 1862 में एमजी रानाडे, इंदु प्रकाश, 1953 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना करनी शुरू कर दी। अब महिलाओं की बात कर दे, याद रखिएगा, यह महिलाओं की बात है। महिला भी क्यों पीछे रहेंगी भाई? इस समय महिलाएं भी बहुत आगे हैं और देखना उनका योगदान। महिलाओं में 1876 में रस सुंदरी देवी, क्या नाम है उनका? रस सुंदरी देवी, अमार जीवन आत्मकथा लिखी। अमार जीवन बंगाली में अमार मतलब मेरा, जीवन मतलब जीवन, मेरे जीवन के बारे में जानो, जिसमें महिलाओं ने बहुत कुछ सीखा और अपने आप में सुधार किया। कैलाश बासनी देवी ने महिलाओं की स्थितियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने भी उच्च जाति की नारियों के दयनीय हालात के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि उच्च जाति में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे आइएगा। यह चित्र घोरकली के नाम, देखना पहला चित्र यह है घोरकली, देखिएगा घोरकली। दूसरा चित्र है ये भारतीय दंपत्ति, ये है भारतीय दंपत्ति, और ये है यूरोपीय दंपत्ति। क्या है? यूरोपीय दंपत्ति। दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी, दंपत्ति मतलब क्या होता है? पति पत्नी। ध्यान रखिएगा। पहले पे आते, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। 3 फोटो है, फर्स्ट, सेकेंड और ये है थर्ड। ठीक है, ध्यान रखना। आप आई बात समझ में? यह चित्र घोरकली के नाम से आपकी किताब में है। आप किताब देखोगे तो घोरकली के नाम से इस फोटो का नाम दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है? पत्नी सर पर है, ये पुरुष है, इसकी पत्नी कहां पर है? सर पर। पत्नी कहां पर है? सर पर। जबकि इसकी मां जो है वो जंजीरों से बांध कर रखा है, जंजीर मां है ये, मां। इसलिए तो घोरकली इसका नाम दिया गया है कि बीबी सर पर और मां जंजीरों में, घोरकली। यह दर्शाता है हमारी
सुनना, उस समय की तत्कालीन समाज की ओर इंगित करता, आज भी। आई बात समझ में? दूसरा चित्र के बारे में कहे, यह भी एक दंपत्ति है जो भारतीय दंपत्ति है। अब इसमें देखना क्या दिखा रहा है, एक पत्नी हुक्का खींच रही है भाई साहब। पत्नी क्या खींच रही है? हुक्का। और पति क्या बजा रहा है? मर्द वीणा बजा रहा है। पत्नी हुक्का खींच रही है, पति वीणा बजा रहा है। यह है पश्चिमी सभ्यता का असर। यह क्या है? पश्चिमी संस्कृति का भारतीय समाज पर प्रभाव की ओर इंगित करता है। पेपर में आ गया इस फोटो के साथ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड में आते हैं यूरोपीय दंपत्ति, जिसमें क्या कर रहा है? पत्नी वायलिन बजा रही है। क्या बजा रही है? पत्नी वायलिन बजा रही है और पति शराब का बोतल पकड़ा हुआ है। यह उस समय के परंपरागत समाज को दिखाता है। इसमें पति का हक है शराब पीना और पत्नी का है एंजॉय करवाना। पत्नी तुम एंजॉय करवाओ, तुम वायलिन बजाओ, मैं तुम्हारे गाने सुन सुन के दारू पीऊंगा। उस समय और आज भी लगभग पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा ही देखने को मिलता है। पत्नी सारा काम करेगी, पति एंजॉय करेगा। भारतीय समाज में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कि पत्नी हुक्का खींचे और पति वीणा बजाए। पति एंटरटेन करेगा पत्नी को। और घोर कली क्या है कि पत्नी को सर पे बिठा रखा है, ताज बना रखा है सर का, और मां को जंजीरों में बांध के लेकर चल रहा है। ठीक है, आइएगा। तो यहां तक था आपका अंतिम चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता चुका हूं, सारे के सारे आंसर्स आपके इसी क्लास में था। आप लोग एक बार रिमाइंड करिएगा, फ्लैशबैक में जाइएगा। अगर भूल गए हों, अगर वैसे तो याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भूल गए हो तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके मेरी बातों को और नोट्स को देख लीजिएगा, आपको आंसर सबका मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक ने किस तरह से धार्मिक विवाद को जन्म दिया। मुद्रण तकनीक ने धार्मिक विवाद को कैसे जन्म दिया था? बताया तो था, मुद्रण तकनीक की किताबों को जन्म दिया। किताबों में चिंतक की बातें आई, ठीक है ना। और उन चिंतकों ने क्या किया? धर्म में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया, जिसमें मार्टिन लूथर का सबसे बड़ा नाम है, ठीक है। उनकी वजह से ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। वैसी कंडीशन हमारे भारत में भी थी। भारत में भी हमारे समाज में जो धर्म के नाम पर जो व्यापार था, जो कुरीतियां थी, उनको समाप्त किया गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मुद्रण संस्कृति आने से भारत में क्या असर हुआ? तो महिलाओं पर, पुरुषों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, राष्ट्रवाद के फैलने में, निरंकुश शासन को खत्म करने में योगदान तो हर जगह का एक ही होगा, चाहे यूरोप का हो चाहे भारत का हो, आराम से, ठीक है ना। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। बिल्कुल सही बात है। मुद्रण और मार्टिन लूथर ने बिल्कुल सही कहा था कि हाँ, मैं बिल्कुल खुलेआम इसके पूरा समर्थन में हूं। क्यों? क्योंकि मुद्रण ही एक ऐसी मात्र तोहफा है भगवान का, जो महानतम तोहफा है। इससे बड़ी तोहफा किसी भगवान का नहीं हो सकता इंसानों के लिए। तो सोचो, ये बात अपने आप में कितना बड़ा समर्थन करता है मार्टिन लूथर का मुद्रण के प्रति प्रेम को, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में इसको लागू करवाया था। इसमें यह था कि भारतीय भाषाओं में छपने वाली जितनी भी पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, और लेकिन अंग्रेजी भाषाओं पर, अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिकाओं पर नहीं। इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी बोला गया, जिसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, निरस्त कर दिया था। कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रही बात? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आप लोग कोई दिक्कत हो जाए जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, नहीं समझ में आया होगा तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि सर इन चीज़ों को आप लिख के बता दीजिए, तो लिख के बता दूंगा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, इसी के साथ मेरा आपको थैंक यू है, नमस्कार है, ठीक है। इसी के साथ आपका थैंक यू है और नमस्कार है। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम साहब।